हंस और क्रिस्टल पर्वत। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो पूरी तरह बर्फ की चादर में ढका हुआ था। यहाँ के लोगों के चेहरे पर ठंड की वजह से हताशा और निराशा की झलक थी। लेकिन उसी गांव में एक नन्हा बच्चा हंस अपनी माँ के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुशी से जीवन बिता रहा था। हंस अपनी माँ के साथ घर के अंदर बैठा था और बाहर ठंडी हवा का शोर सुनाई दे रहा था। माँ, ये ठंड कब खत्म होगी? हम कब बाहर जाकर खेल सकेंगे? बेटा, सर्दी का मौसम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये ज्यादा लंबा खींच गया है। शायद हमें कुछ उपाय करना होगा। माँ का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि अगर ठंड ऐसी ही बढ़ती रही तो उनके पास भोजन और ईंधन खत्म हो जाएगा। हंस की माँ परेशान थी क्योंकि गांव के सभी लोग ठंड से त्रस्त थे। लोग मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते थे, लेकिन ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी ने गांव वालों को बुलाया। दोस्तों, हमारी प्राचीन कहानियों में एक कहानी है कि एक क्रिस्टल पर्वत है जो सूरज की गर्मी को वापस ला सकता है, लेकिन वो पर्वत बहुत दूर और खतरनाक है। ओ, क्या सच में ऐसा पर्वत है? हाँ, ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। कहते हैं कि जो वहाँ पहुँच जाए वही अपने गांव के लिए गर्मी ला सकता है, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। कोई भी इस काम के लिए तैयार हो? पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खतरनाक सफर पर जाने का फैसला करे। उसी रात हंस ने अपनी माँ से बात की। माँ, मैं उस क्रिस्टल पर्वत पर जाऊंगा। हंस, तुम सिर्फ एक बच्चे हो, वो रास्ता खतरनाक है, कैसे जाओगे वहाँ? माँ, अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा? अगर मैं ये सफर पूरा कर सका तो पूरे गांव की मदद हो जाएगी। प्लीज माँ, मुझे जाने दो। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना। ये लो, ये तुम्हारे पिताजी का ताबीज है, इसे पहन कर जाओ। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ हंस अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके दिल में डर था, लेकिन अपने गांव के लिए प्यार और साहस ने उसे मजबूती दी। रास्ते में हंस को एक गहरी खाई का सामना करना पड़ा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देख रहा था। बेटा, तुम इस खाई को पार नहीं कर सकते। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। वापस लौट जाओ। नहीं बाबा, मुझे जाना ही होगा। मेरे गांव के लोग मेरी राह देख रहे हैं। हंस ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और उस खाई को पार कर गया। जैसे जैसे हंस ऊपर चढ़ता गया, बर्फबारी तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। तभी उसे बर्फ में एक चमकती चीज दिखाई दी। ये क्या है? क्या ये वही क्रिस्टल है? वो क्रिस्टल की ओर बढ़ा और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, क्रिस्टल ने चमकते हुए उसे एक सुंदर दृश्य दिखाया। उसके गांव का हरा भरा मैदान और बच्चों का खेलते हुए दृश्य। तुम इस क्रिस्टल पर्वत तक पहुंच गए हो। अब तुम्हारे गांव को सूरज की गर्मी फिर से मिल सकेगी। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हंस क्रिस्टल पर्वत से लौट आया और उसके गांव में सूरज की किरणें फिर से चमकने लगी। गांव वालों ने खुशी मनाई और हंस को अपना हीरो माना। हंस की जय हो, उसने हमें इस ठंड से बचाया है। हंस की जय हो, हंस की जय हो। इस तरह हंस ने अपने शहर से अपने गांव को गर्मी और जीवन दान दिया। उसके हिम्मत और समर्पण की कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है। एक गांव में दुलारी नाम की औरत अपने पति कमलेश, बेटे अमन और बहू पूनम के साथ रहती थी। दुलारी का पति कमलेश शराबी था और रोज अपने दोस्त विमल को रात में घर लाकर घर में हंगामा किया करता था, जिससे दुलारी और उसकी बहू पूनम बहुत परेशान रहते थे। अमन नौकरी करता था और उसके पैसों से ही पूरा घर चलता था। दुलारी, दुलारी, कहाँ मर गई? अरे जल्दी से खाना लगा, बहुत जोर की भूख लगी है।
मर जाऊं तो अच्छा है। रोज रोज तुम्हारा ये शराबियों वाला ड्रामा तो नहीं देखना पड़ेगा। बहुत बोलने लगी है तू। चल जल्दी से मेरे और विमल के लिए खाना लगा दे। बहुत तेज भूख लगी है। सुनाई नहीं देता तुझे? मैंने तुमसे 1000 बार मना किया है, इस आदमी को हमारे घर मत लाया करो। इसने ही तुमको बिगाड़ा है और मुझे इसकी नियति सही नहीं लगती। घर में जवान बहू है और तुम इसको किसी भी वक्त ले आते हो। कमलेश दुलारी की ये बातें सुनकर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में अमन आकर कमलेश को रोक लेता है और अपनी माँ की बात को सही बताता है। अब कमलेश गुस्सा होकर विमल को लेकर घर से बाहर चला जाता है। ये आदमी पता नहीं कब सुधरेगा। माँ, मैंने तो पहले ही मना किया था कि पापा को उस विमल से दूर रखो। अब उस आदमी ने पापा को भी अपने जैसा नशेड़ी बना दिया है। अब आप दोनों शांत होकर खाना खाओ। जो होना था हो गया। भगवान एक दिन सब सही कर देगा। अगले दिन हर बार की तरह दुलारी मंदिर में सेवा करने के लिए अपने बेलन को साथ लेकर मंदिर में भंडारे के लिए पूड़ी बनाने जाती है, लेकिन अचानक बारिश होने की वजह से वो फिसलकर गिर जाती है। हे राम, मर गई। एक तो मुझे पहले से ही देर हो गई, ऊपर से ये सब। हाय, मेरा हाथ टूट गया लगता है। खैर, पहले मंदिर में भंडारे का काम करवा लूं, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। गिरने की वजह से दुलारी के हाथ में चोट से सूजन आ जाती है, लेकिन वो फिर भी मंदिर में बहुत लगन और मेहनत से भोग के लिए पूड़ियाँ बनाती है। ये सब दूर बैठे एक साधु बाबा देख रहे होते हैं। वो दुलारी के पास जाकर उससे कहते हैं, वाह बेटी, बहुत खूब। आज तेरी भगवान के प्रति आस्था और उनके भक्तों के प्रति तेरी सेवा निष्ठा को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। तेरे हाथ में चोट है, लेकिन उसके बावजूद भी तू अपने कर्म से पीछे नहीं हटी और तेरे इस बेलन ने भी तेरा खूब साथ निभाया है। जा, आज से ये बेलन जादुई हो जाएगा और तेरी हर बात मानेगा। जा बेटी, खुश रहे। साधु बाबा की बात से दुलारी का चेहरा खिल उठता है और वो उनको धन्यवाद देकर घर आकर सारी बात अमन और पूनम को बताती है। तीनों इस बात से बहुत खुश होते हैं, लेकिन दुलारी को ये समझ में नहीं आता कि वो इस जादुई बेलन का इस्तेमाल कब और कैसे करे। लेकिन फिर अमन और पूनम के समझाने पर वो इस चिंता को छोड़कर आराम से रहने लगती है। ओए विमल, अपनी औकात में रह। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के ऊपर नजर डालने की? देख अमन, मुझे तेरी बीवी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस दारू पीने के पैसे चाहिए। तू दे दे तो मैं तेरी बीवी का मंगलसूत्र नहीं लूंगा। ये सुनते ही अमन को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो विमल से मारपीट करने लगता है। तभी विमल एक डंडा उठाकर अमन के सिर पर मारता है और अमन जमीन पर गिर जाता है। उसका सर फटने से खून बहने लगता है। ये देखकर दुलारी को बहुत तेज विमल पर गुस्सा आता है और वो अपने बेलन से कहती है, जा मेरे बेलन और तोड़ दे इस कमबख्त विमल की टांगे। जा, मार इसे। नास पीटा ने मेरे बेटे को मारा है। अब वो बेलन जादू से एक मजबूत, बड़े और मोटे से डंडे में बदल जाता है और विमल को खूब दौड़ा दौड़ा कर मारता है। विमल बहुत चिल्लाता है और उसको माफ कर देने की विनती करने लगता है। दुलारी बहन, मुझे माफ कर दो। इस डंडे को रोक लो, वरना ये मेरी हड्डी पसली एक कर देगी। ठीक है विमल, लेकिन दोबारा मेरे घर पर दिखना मत, वरना वो हाल करूंगी कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचान पाएंगे। समझा? अब जा, भाग जा यहाँ से। विमल के जाने के बाद दुलारी देखती है कि अमन के सर से बहुत खून बह गया होता है। अब वो जादुई बेलन के जादू से दवाई बनाकर अपने बेटे को एकदम सही कर लेती है। ये देखकर कमलेश चौंक जाता है। तभी दुलारी कमलेश को भी सब सच बताती है
और उसको भी शराब ना छोड़ने पर बेलन से पीटने का डर दिखाती है, जिससे कमलेश शराब कभी ना पीने की कसम खाता है। पापा, केवल कसम खाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम ये तो समझो, तुम्हारी बहू पर कोई आदमी गलत नजर रखता है और तुम उसके साथ घूमते हो। बेटा, आज से मैं उस बिमल से कभी बात नहीं करूंगा। तुम सब मुझे माफ कर दो। कमलेश के इस बर्ताव से दुलारी और पूनम भी उसको माफ कर देती है और पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। एक दिन दुलारी हमेशा की तरह मंदिर में बेलन से पूरी बेल रही होती है। तभी बाहर शोर सुनकर वो दौड़कर मंदिर के बाहर आती है तो वो देखती है कि मंदिर का एक स्तंभ चटक कर टूट रहा होता है और उसके टूटने से मंदिर की छत गिर जाएगी, जिसमें बहुत से भक्त दबकर मर सकते हैं। जादुई बेलन, जल्दी जाओ और उस स्तंभ की जगह खुद लग जाओ और जब तक मैं ना कहूँ वैसे ही लगे रहना। दुलारी बहन, ये क्या कर रही हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? पुजारी जी, आप बस किसी मिस्त्री को लेकर आओ, तब तक मेरा ये बेलन मंदिर की छत रोके रखेगा। अब 2 दिन तक वो बेलन ऐसे ही मंदिर की छत रोके रहता है और जब मिस्त्री आकर वहाँ नया स्तंभ बना देता है तो दुलारी मंदिर आकर बेलन वापस ले जाती है। इन सब के लिए पुजारी दुलारी को एहसान मंद मानते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। दुलारी भी भगवान की सेवा करके बहुत खुश होती है। देखिए पुजारी जी, भगवान ने अगर मुझे इस लायक बनाया है तो मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगी कि जो ताकत मुझे मिली है उससे मैं हर जरूरतमंदों की सेवा कर सकूं। सच में दुलारी बहन, तुम ही इस जादुई बेलन की सच्ची हकदार हो, इसीलिए भगवान ने तुमको चुना है। एक गांव में राकेश नाम का एक गरीब अपनी पत्नी सविता और बेटे बंटी के साथ में एक झोपड़ी में रहता है। राकेश बहुत गरीब होता है और उसके पास एक छोटा गैस चूल्हा होता है जिस पर वो समोसे बनाकर बेचता है और उसकी कमाई से अपने परिवार का पेट पाल रहा होता है। राकेश अपने बेटे बंटी का एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो बहुत परेशान होता है। सुनिए जी, बंटी का एडमिशन करवाने के लिए हमारे पास बस 2 दिन है, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। क्या? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब 2 दिन में मैं बंटी के एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? राकेश बहुत परेशान हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। अगले दिन वो सुबह जल्दी ही समोसे बेचने निकल जाता है। वो समोसे बेच रहा होता है, तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है जो कि कालू सेठ की होती है। नमस्ते कालू सेठ, आपने मुझे बुलाया? हाँ राकेश, सुना है तेरे समोसे इस गांव में बहुत फेमस हो रहा है? मेरा धंधा बंद करवाना है क्या तुझे? कालू सेठ की बात सुनकर राकेश कुछ नहीं बोलता और नीचे देखने लगता है। कालू सेठ राकेश की परेशानी भांप लेता है और उससे कहता है, क्या हुआ राकेश, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, पैसों की जरूरत है क्या? तो बता मुझे। सामने से कालू सेठ की ये बात सुनकर ना चाहते हुए भी राकेश के मुंह से बंटी की एडमिशन की बात निकल जाती है। कालू सेठ बहुत चालाक होता है। वो मन में सोचता है, बहुत अच्छा मौका है, इसको उधारी में फंसाकर अपने यहाँ काम कराऊंगा और 2 गुना मुनाफा कमाऊंगा। कितने पैसों की जरूरत है? बता, अभी देता हूँ। मैंने सुना है एडमिशन कल बंद हो जाएंगे। कालू सेठ की बात सुनकर राकेश उसे पूरे एडमिशन में 2000 रुपए लगेंगे ऐसा बताता है। कालू सेठ तुरंत 4000 रुपए निकाल कर राकेश को दे देता है। अब राकेश बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा सकता है। वो खुशी से अपने घर आता है और सारी बात सविता को बताता है। ये बात सुनकर सविता खुश होती है और अगले दिन राकेश बंटी का एडमिशन करवा आता है, जिसके बाद बंटी स्कूल जाने लगता है और राकेश अब पैसे बचाता है और सविता से कहता है, सुनो भाग्यवान, अब मैं जितने पैसे तुमको घर खर्च करने के लिए देता हूँ, तुम उसमें से पैसे बचाना शुरू कर दो, ताकि हम जल्द से जल्द कालू सेठ का उधार चुका सकें। हाँ हाँ,
मैं रोज थोड़े पैसे अलग रख देती हूँ। अब एक दिन जब राकेश समोसे बेच रहा होता है तब कालू सेठ उसके पास आकर अपने पैसे मांगता है। राकेश के पास उस समय पैसे नहीं होते, इसलिए वो आधे पैसे देने की बात करता है, लेकिन कालू सेठ पूरे पैसे मांगता है। इसलिए राकेश को अपना सारा सामान बेचना पड़ता है और सारा सामान बेचकर राकेश कालू सेठ को 4000 रुपए दे देता है। कालू सेठ पैसे लेकर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। आपको ये क्या हुआ है जी? सविता, आज कालू सेठ अपना पैसे लेने आया था और उसने मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती की, जिसकी वजह से मुझे अपना समोसा बनाने का सारा सामान बेचकर उसका पैसा चुकाना पड़ा। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, कहाँ जाऊं मैं? कौन करेगा मेरी मदद? मेरा परिवार क्या खाएगा, क्या पिएगा? तब सविता राकेश को माता के मंदिर जाने के लिए कहती है। राकेश अब माता से मदद मांगने मंदिर जाता है और पूरी रात माता के मंदिर में रोता हुआ माता की आराधना करता है और वहीं ही सो जाता है। सपने में माता राकेश को दर्शन देती है और उसे कहती है, बेटा राकेश, मैं जानती हूँ तुमने कभी किसी इंसान के साथ गलत नहीं किया है, सबका भला ही चाहा है। मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ और तुमको आशीर्वाद देती हूँ। अब से तुम जिस चीज से चाहोगे उससे स्वादिष्ट जादुई समोसे बना सकोगे और अब से तुम मेरे मंदिर में रहकर मेरे भक्तों को अपने हाथों से बनाए हुए स्वादिष्ट जादुई समोसा खिलाना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे पुत्र। अरे सुन भाई, जल्दी उठ और समोसे बना, भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। पंडित जी, समोसे बनाने का सामान कहाँ है? पंडित जी एक कमरे की तरफ इशारा कर देते हैं और राकेश उस कमरे में जाता है। वहाँ समोसे बनाने का सारा सामान देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये उसका ही बेचा हुआ गैस चूल्हा होता है। अब राकेश खुशी से समोसे बनाता है और सारे भक्तों को उसके जादुई समोसे खाकर मजा आ जाता है और सब उसको कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। मजा आ गया पापा, ये तो जैसे जादुई समोसे हैं। ऐसे समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। बंटी सच कह रहा है, इसका स्वाद सच में किसी जादुई समोसे से कम नहीं है। राकेश भी जब समोसा खाता है तो उसे यकीन नहीं होता कि ये उसके हाथ की ही समोसा है और वो बहुत खुश होता है। एक दिन राकेश मंदिर पर समोसे बना रहा होता है तो वहाँ कालू सेठ आ जाता है और वहाँ रखा सारा तेल, घी और रिफाइंड ऑयल चोरी करवा देता है। राकेश जब तेल ढूंढता है तो उसको तेल नहीं मिलता है और कालू सेठ वही खड़ा हंस रहा होता है। बहुत होशियार बनता है ना तू, अब बिना तेल के समोसे बना के दिखा। इतने में पंडित जी भागते हुए राकेश के पास आते हैं और उसको जल्दी से समोसे बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि मंदिर के बाहर समोसे के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई होती है। अब राकेश को कुछ समझ नहीं आता है और वो एक खाली टिप्पा उठाकर उसमें मंदिर के पास बने घाट का पानी भर लेता है और उसे समोसा बनाता है। राकेश भैया, ऐसा समोसा हमने आज तक नहीं खाए हैं। आपके हाथ के समोसे पहले भी बहुत स्वादिष्ट बनते थे, लेकिन ये तो जादुई समोसे लग रहे हैं। क्या नाम है इन समोसों का? भक्त जानो, ये जादुई पानी के समोसे जो कि माता का आशीर्वाद है। सारे भक्त ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और राकेश को इनाम में बहुत रुपए देते हैं। अब राकेश उन पैसों को जोड़कर एक नई दुकान खोलता है और उसका नाम जादुई पानी के समोसे रखता है। इस बात से कालू सेठ राकेश से बहुत बुराई मानने लगता है, क्योंकि अब उसकी दुकान चलना बंद हो जाती है। मुझे माफ कर दो राकेश, मुझे नहीं पता था कि माता दुर्गा का आशीर्वाद है तुम पर। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। राकेश कालू सेठ को माफ कर देता है और खुशी से अपनी दुकान चलाता है और हर हफ्ते मंदिर के भंडारे में भी अपने समोसे सबको फ्री में बांटता है और हर जरूरतमंदों की मदद करता है। अब उसका पूरा परिवार एक संपन्न परिवार हो जाता है और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।